हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 साइंस का। और इस चैप्टर की हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो लेसन है हमारा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं किसकी मदद से, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो वो है माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बी पार्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जो है ब्लू ग्रीन जो एल्गी है वो फिक्स करती है, ठीक करती है, ताकि जो है सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल की जो जो फसल को उगाने की जो पावर है, फर्टिलिटी है, वो बढ़ सके, है ना। वो है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन। उसके बाद देखो सी पार्ट में अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। अल्कोहल किसकी मदद से बनाया जाता है, तो वो है यीस्ट। तो यहाँ पे आएगा यीस्ट। ठीक, उसके बाद देखो डी पार्ट है इसका कॉलेरा इज कॉज्ड बाय डैश। तो कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा बैक्टीरिया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और ये है टिक द करेक्ट आंसर। और इसमें जो फर्स्ट है वो है यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है, वो होता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़। ठीक है, फिर देखो आगे देखो बी है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सेकंड वाला इसमें सही होगा। उसके बाद देखो सी है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो क्या है, प्रोटोजोआन को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। और वो वाले प्रोटोजोआ को ले जाता है जिसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, तो मलेरिया वाले प्रोटोजोआ को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, वो ले जाता है फीमेल हेनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इसका सही होगा। उसके बाद इसी तरह से अगला है डी है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलने वाले जो डिजीजेज होते हैं उनको कौन फैलाता है। ठीक है, उनको कौन फैलाता है, तो उनको फैलाता है हाउस फ्लाई, मक्खी। ठीक है, तो ये है। आगे देखो नेक्स्ट है ई पार्ट है द ब्रेड और इडली डोफ राइजेस बिकॉज ऑफ। तो जो ब्रेड बनाने के लिए या इडली बनाने के लिए जो आटा गूथा हुआ होता है वो किसके कारण उग जाता है। ठीक है, वो किसके कारण फूल जाता है ना। तो वो फूल जाता है किसके कारण, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स। ठीक है, यीस्ट सेल्स की ग्रोथ के कारण वो आटा फूल जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एफ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। तो शुगर को अल्कोहल में बदलने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन। तो ये हो गए टिक द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और ये है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो देखो क्या है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है और उनके कारण क्या होता है वो ये है यहाँ पे। ठीक है, कॉलम बी में। तो आपको सही के साथ सही को मैच करना है ना। तो देखो जो बैक्टीरिया है फर्स्ट, मैंने यहाँ पे बिल्कुल ये सही लिखे हुए हैं पहली सी, तो आप इस तरह से इनको मैच करेंगे। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, कॉलेरा होता है, तो इसके साथ आएगा ई। उसके बाद है राइजोबियम, राइजोबियम के कारण क्या होता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का मैनेजमेंट होता है किसमें, मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड है लैक्टोबैसिलस
और इसके कारण क्या होता है, सेटिंग ऑफ कर्ड। ठीक है, तो इसके साथ आप इसको मैच करेंगे, मतलब इसके कारण दही जमती है। उसके बाद है यीस्ट, और जो यीस्ट है इससे क्या होता है, इससे बेकिंग ऑफ ब्रेड होता है। ठीक है, ब्रेड इसी के कारण फूला हुआ होता है, यीस्ट के कारण। और आगे देखो, अब प्रोटोजुआन, प्रोटोजुआ के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब वायरस, वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है, एड्स। ठीक है, तो इसके साथ आप इसे मैच कर देंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और ये है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या वो नेक्ड आइज से देखे जा सकते हैं, क्या नंगी आँखों से वो देखे जा सकते हैं, खाली आँखों से देखे जा सकते हैं, है ना। और अगर नहीं देखे जा सकते हैं, हाउ कैन दे बी सीन, तो उन्हें कैसे देखा जा सकता है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद आर नेक्ड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम नंगी आँखों से, है ना, नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। और आगे लिखेंगे आप, सम ऑफ दीज सच एज फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, और इनमें से कुछ जैसे कि जो फंगस हैं, है ना, फंगस हैं जो कि ब्रेड पर हो जाते हैं, इनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से यानी लेंस की मदद से देख सकते हैं। और आगे आप लिखेंगे, हैदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और बाकी के जो हैं वो माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देखे जा सकते। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और ये है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो 5 ग्रुप हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, दे आर सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल वाले होते हैं, यानी इनकी बॉडी जो है एक ही सेल से बनी होती है। दूसरी बात, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इनसे क्या होती है, डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं। ठीक है, दे कैन बी स्पाइरल और रॉड शेप्ड, ये स्पाइरल शेप में भी हो सकती हैं और रॉड शेप में भी हो सकती हैं। उसके बाद देखो, अगला है फंगी। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, और इनसे भी क्या होती हैं, डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं। ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फंगी, तो ब्रेड मोल्ड्स जो है ये भी क्या होते हैं, ये एक तरह के फंगस हैं, तो ये क्या हैं, फंगस के, फंगी के एग्जाम्पल हैं ब्रेड मोल्ड्स। आगे देखो, आगे है प्रोटोजोआ, और ये क्या है, दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम ईटीसी। तो प्रोटोजोआ जो होता है ये भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं अमीबा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, दे कैन बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हो, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हो। फिर उसके बाद है वायरस। वायरस क्या है, देखो, वायरस आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, यानी इनसे बीमारियां होती हैं। दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इनमें रिप्रोडक्शन होता है कहाँ, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, वायरस के बारे में आपने सुना होगा कि ये जो वायरस होता है ये एक तरह से नॉन लिविंग थिंग रहता है जब तक ये किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में ना आ जाए। ठीक है, जब ये किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बन जाता है ये भी। ठीक है, और ये उसी के अंदर रहता है, फिर ये उसी लिविंग थिंग के अंदर रहता है, और जिस लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आकर ये वायरस लिविंग थिंग बनता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद देखो, अगला है एल्गी, और जो एल्गाई है वो क्या है, दे इंक्लूड मल्टी सेलुलर, इनमें मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर मतलब इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी होती है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स,
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जैसे कि प्लांट्स में होता है उसी तरह, सच एज स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास ईटीसी। तो स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास जो हैं इसके एल्गाई के एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम बताने हैं जो क्या कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सॉइल में। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सॉइल में, मतलब ये है कि अगर सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो उसे कम कर सकते हैं, या कम है तो उसे ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मतलब प्लांट्स के लिए ज़रूरी है उतना उसको कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर ये है बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम। ठीक है, तो एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गाई, और क्या होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि सॉइल में रहते हैं। कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या कर सकते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और इसको किस में बदल सकते हैं, यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में बदल सकते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स में बदल सकते हैं, नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स में बदल सकते हैं जिनको जो है प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे देखो, दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो देखो क्या है कि ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, है ना, इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को प्लांट्स जो हैं इजीली, आराम से, आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये क्या कर सकें, ये प्रोटीन्स बना सकें अपने लिए, और बाकी के जो दूसरे कंपाउंड्स इनको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं उनको बना सकें। ठीक है, तो ये है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और ये है राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ्स। तो आपको क्या करना है, 10 लाइन्स लिखनी है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों यूज़फुल हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। तो कई तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। फॉर एग्जांपल, तो देखो पहला है बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है ये दूध को दही में बदलता है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। तो अगर हमें चीज़ बनानी है, पनीर बनानी है तो उसमें भी जो बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है। आगे देखो, एसिटोबैक्टर एसेटी इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। तो अगर हमें अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना है ना, तो जो है एसिटोबैक्टर एसेटी नाम का जो होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, वो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखो, यीस्ट इज़ यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। जो यीस्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमें अल्कोहल बनानी होती है, वाइन बनानी होती है, या कोई बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो उसमें यीस्ट हेल्प करता है हमारी। ठीक है, आगे देखो, सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हेल्प करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। ठीक है, आगे देखो, फिर उसके बाद आगे आप लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट्स एंड डिकम्पोजेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू मैन्योर। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को, यानी बेकार की जो चीज़ें होती हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, है ना, और डिकम्पोज करके ये उसको मैन्योर में बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं। ठीक है, आगे देखो, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, तो जो डेड माइक्रोब्स होते हैं
यानी जो मरे हुए या जो जो कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वैक्सीन्स बनाने में, टीके बनाने में, इंजेक्शन लगते हैं ना कई बार, है ना, तो ये उनको बनाने में यूज़फुल हैं। ठीक है, आगे देखो, सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, इनमें से कुछ बैक्टीरिया जो हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और क्या करते हैं, सॉइल की, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। आगे है, एल्गाई, यीस्ट, फंगी और बैक्टीरिया मे बी यूज्ड एज एन ingredient or substitute for protein rich foods and are suitable for human or animal consumption। तो जो एल्गी होते हैं, यीस्ट होते हैं, फंगी होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको हम प्रोटीन वाले फूड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ह्यूमन भी इनको खा सकते हैं, एनिमल भी इनको खा सकते हैं, इनका कंजम्पशन कर सकते हैं, मतलब इनका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टेकन एज प्रोबायोटिक्स दैट आर बिलीव्ड टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स की तरह लेते हैं, प्रोबायोटिक्स की तरह हम इनको खाते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, ये हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं जब इनको खाया जाता है। तो फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और ये है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्यों नुकसानदायक है हमारे लिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेडिंग डालेंगे आप आंसर में। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इज इन एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके कारण डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन, बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफॉइड, ईटीसी। तो एग्जांपल के लिए जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होता है, उसमें बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, टाइफॉइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इन कैटल द फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। जो पालतू जानवर होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है। क्या हो जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज, और ये किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। उसके बाद आगे देखो, ऑल्सो सेवरल माइक्रोब्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स। ठीक है, और बहुत सारे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी डिजीजेज, बीमारियां, इनके कारण बीमारियां होती हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, ऑरेंज, एप्पल ईटीसी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू माइक्रोबियल डिजीजेज इन प्लांट्स। तो एग्जाम्पल के लिए जब प्लांट्स में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण बीमारियां हो जाती हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है ना। यानी जो व्हीट है, ऑरेंज है, एप्पल है, अगर इनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण बीमारियां हो जाएं तो इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी जो व्हीट होगा वो कम होगा, ऑरेंजेस पेड़ पर कम लगेंगे, एप्पल पेड़ पर कम लगेंगे, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखो, सर्टेन माइक्रोब्स ऑन एंटरिंग इनटू आवर बॉडी, कुछ माइक्रोब्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और ये क्या करते हैं, टॉक्सिक यानी विषैले सब्सटेंसेस बना देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर देखो, दिस लीड्स टू फूड पॉइजनिंग, और इसके कारण जो है फूड पॉइजनिंग होती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगस स्पॉइल आवर फूड, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड को जो है स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस गेट्स स्पॉइल्ड बाय फंगस। एग्जांपल के लिए जो है, जो ब्रेड होता है, इसको अगर आप
काफ़ी दिन तक ऐसे उसमें रख दें, ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें जहाँ पर जो है पानी है ना, या नम वातावरण है, ठीक है, तो वाटर वेपर है आसपास बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, इस पे फंगस लग जाता है और ये खराब हो जाता है। फिर देखो आगे है प्रोड्यूसिंग अ वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन द ब्रेड, और इसके कारण जो है ब्रेड पर क्या होता है, कॉटन की तरह का कुछ हो जाता है, वो बढ़ने लगता है ब्रेड पे, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हेन टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो हमें जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर है एंटीबायोटिक्स आर, यहाँ पे आर है ये, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये मेडिसिन्स होती हैं, एक तरह की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, और ये जो है ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं और ये यूज़ होती हैं ताकि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कारण जो बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक है। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं और इनसे क्या होता है, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां हमारे अंदर करते हैं उन बीमारियों को ठीक करने के लिए इनका यूज़ होता है। आगे देखो, दीज मेडिसिन्स आर कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, और ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं, ठीक है। और आगे है स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, टेट्रासाइक्लाइन और पेनिसिलिन etc आर कॉमन एंटीबायोटिक्स। ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो हमें जब एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। तो जो है अगर हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है, हमें कोई बीमारी है और उसके कारण हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ रही हैं, तो हमें डॉक्टर की सलाह पर ही, है ना, डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, उसके कहे पर ही एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर कहे तभी लेनी चाहिए। उसके बाद कोर्स इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर ने आपको जितने टाइम तक एंटीबायोटिक्स खाने को कहा है उतने टाइम तक आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। आगे देखो, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एंड द एट द राइट टाइम। और जो एंटीबायोटिक्स हैं ये हमें सही टाइम पे लेनी चाहिए और सही अमाउंट में लेनी चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है फिर अ रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक द ड्रग इनफेक्टिव, ठीक है। और अगर हम जो एंटीबायोटिक है इसको सही तरीके से ना लें, है ना, सही टाइम पे ना खाएं या ज़्यादा खा लें या कम खाएं, तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती है ये हो जाती है इनफेक्टिव, यानी इनका कोई असर नहीं पड़ता फिर। ऑल्सो यानी बीमारी ठीक नहीं होती फिर। ऑल्सो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स में किल द यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और अगर हम फिर इसका ज़्यादा जो है इसको हम ज़्यादा मात्रा में ले लें तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, है ना, तो ये एंटीबायोटिक्स उनको भी मार देती है, ठीक है। जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के साथ साथ अच्छे बैक्टीरियाज को भी मार सकता है ये, अगर हम एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मात्रा में ले लें, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ले लें तो।